नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, हम बीएससी फाइनल ईयर में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। आपने लास्ट डे अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता देखी। हमने देखा कि टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन में जितना ज़्यादा होगा उसकी रिएक्शन वेलोसिटी उतनी ही तेज़ी से बढ़ती है। जनरली रिएक्शंस में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि करने पर वेग स्थिरांक का मान लगभग 2 गुना या तिगुना हो जाता है। उसके बाद हमने यह भी देखा कि रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं वे सभी की सभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। केवल वे ही कुछ अणु प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं जिनके पास एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होती है। इस निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को हमने नाम दिया था एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो आज हम एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ के आए हैं, जो होती है K = A e⁻ EA/RT। यहाँ K साम्यावस्था स्थिरांक है, A एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, EA सक्रियण ऊर्जा है, R गैस नियतांक को बता रहा है तथा T है ताप। अब इस इक्वेशन में यदि दोनों तरफ लॉग लें तो मैं लिख सकती हूँ ln K = ln A - EA/RT। फाइनली मुझे प्राप्त होगा log K = EA - EA/में 2.303 R 1/T प्लस log A। यदि हम log K तथा 1/T साम्यावस्था स्थिरांक तथा ताप के व्युत्क्रम के बीच यदि ग्राफ खींचें तो हमें एक नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इसका स्लोप बराबर होता है -EA/2.303 R के तथा अंतःखंड बराबर होता है log A के। इस तरह से हम किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है बाय द रेट कांस्टेंट ऑफ एनी टू टेम्परेचर, किन्हीं दो तापों पर वेग नियतांकों को ज्ञात करके। माना कोई अभिक्रिया है जो डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पर रिपीट की जाती है, तो उसके वेलोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू आती है K1 और K2। तो हम लिख सकते हैं log K1 = -EA/2.303 R 1/T1 प्लस log A। इसी तरह से log K2 = -EA/2.303 R T2 प्लस log A। अब log K2 में से log K1 की वैल्यू यदि मैं घटाऊँ तो मुझे प्राप्त होगा log K2 - log K1 = -EA/2.303 R 1/T2 - 1/T1। तो मैं फाइनली लिख सकती हूँ log K2/K1 = EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। तो ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा आप सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हो, निर्धारित कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसी में ही आता है रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है। तो बच्चों, अभी हम पढ़ के आए हैं कि कोई भी रिएक्टेंट तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि उसके पास एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा नहीं होती, या कहें किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक एनर्जी बैरियर को पार करना होता है। यह एनर्जी बैरियर ठीक उसी प्रकार होता है जैसे हमें किसी पहाड़ी के दूसरी ओर जाना है, तो हमें पहाड़ी के दूसरी ओर जाने के लिए पहाड़ी के शिखर पर पहले पहुंचना होगा। रिएक्टेंट की ऊर्जा और इस एनर्जी बैरियर की
हाईएस्ट पीक एनर्जी लेवल के डिफरेंस को ही हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं EA से। तो मैं कह सकती हूँ कि वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तथा सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध होता है सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस सामान्य अणुओं की ऊर्जा। देहली ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो क्रियाकारक अणुओं के पास उत्पाद में बदलने के लिए होनी चाहिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, सक्रियण ऊर्जा का मतलब है न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा। क्रियाकारक के पास जो ऊर्जा है उसके अलावा जो अतिरिक्त ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, और जो रिएक्टेंट के पास एनर्जी है प्लस एक्टिवेशन एनर्जी वो कहलाती है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ हम अगर आगे एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच ग्राफ देखें तो मैं दो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का यहाँ कंपैरेटिव स्टडी करूँगी। तो यहाँ जो पहला ग्राफ देख रहे हो आप एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर को पार करना है, और वह मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है EA से। इसी तरह दूसरा ग्राफ आप देखें तो यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी कम है प्रोडक्ट की एनर्जी से, लेकिन रिएक्टेंट को यहाँ पे भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। यह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करके यह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चूँकि हाई एनर्जेटिक स्पीशीज़ होती हैं इसलिए ये तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ग्राफ में ER आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी को बता रहा है जो क्रियाकारक अणुओं के पास होती है, पहले टक्करों से पूर्व में उपस्थित क्रियाकारकों की ऊर्जा। डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन है जो बराबर होती है हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। EA यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी को बता रहा है और ETH है यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा। अब नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रिय संकुल। क्या होते हैं सक्रिय संकुल? आप अभी ऊपर देख के आए हैं, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी ग्रहण करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनने तथा एक्टिव मॉलिक्यूल सक्रिय क्रियाकारक अणुओं के बीच में एक हाई एनर्जी वाली स्टेट बनती है जहां आंशिक रूप से बॉन्ड टूटते और बनते हैं, या कहीं एक लूज बॉन्ड वाली एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। इस स्टेज को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रिय संकुल। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं AB और C। जब AB रिएक्टेंट C से रिएक्शन करता है तो उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो मिनिमम एनर्जी है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को ग्रहण करके वो हाई एनर्जेटिक स्पीशीज़ बना रहे हैं जिसमें इनके बीच में पार्शियली बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है। यह हाई एनर्जेटिक स्पीशीज़ ही यहाँ क्या कहला रही है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है जिसके कारण वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव मॉलिक्यूल आपस में मिलकर हाई एनर्जेटिक स्पीशीज़ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चूँकि हाई एनर्जी रखते हैं इसलिए ये अस्थायी होने की वजह से तुरंत प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। तो फाइनली मैं कह सकती हूँ कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के निम्न कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कि इनका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होता है, एनर्जी बहुत उच्च होती है तथा
इनके निर्माण में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कुल एनर्जी की मात्रा कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर तो होनी ही चाहिए। यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास ऊर्जा है तब तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ही वह प्रोडक्ट बना पाता है। अर्थात थ्रेशोल्ड एनर्जी के बिना कोई भी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।